हेलो फ्रेंड्स, आप सब कुशल होंगे। इसी कामना के साथ मैं आज का वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। आज का वीडियो है फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस क्या है? फाइनेंस एक एक्टिविटी है जिसमें कि बिजनेसमैन बिजनेस के लिए रिसोर्सेस लाता है और इस रिसोर्सेस को इस तरीके से यूटिलाइज करता है कि इसका रिजल्ट मैक्सिमम उसे मिले और ये उसकी कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। फाइनेंस को डिटेल में समझने के पहले आइए समझते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में, जिसमें पहली चीज़ आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मेरे पास अगर लैंड है और मैं अपने बिजनेस में इस लैंड का यूज़ करता हूँ तो बहुत बार बिजनेसमैन इसकी कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करते हैं। लेकिन हर एक रिसोर्सेज की अपनी कॉस्ट रहती है। मान लीजिए कि अगर मैं वो लैंड को अपने बिजनेस में यूज़ ना करते हुए मैं अगर उसको रेंट पे दे दूँ तो मुझे कुछ ना कुछ रेंट उसमें ज़रूर मिलेगा। तो वो जो भी रेंट मिल रहा है उसे मैं उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलूँगा, कि जो अपॉर्चुनिटी मैंने छोड़ दी है कमाने की। इसके बाद पॉइंट आता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी इस स्टेज पे मेरा इनकम उतना ही रहेगा जितनी की मेरी कॉस्ट है। के बाद का पॉइंट आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी ऑलरेडी जो हमने कॉस्ट इनकर कर दी है उसका डिसीजन मेकिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। इसके बाद का पॉइंट आता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये हर एक बिजनेसमैन को करना चाहिए। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यानी हमने जितनी कॉस्ट इनकर की है और हमने इस कॉस्ट से जो बेनिफिट अराइज किया है उन दोनों का कैलकुलेशन करना। अगर इससे बेनिफिट ज़्यादा है तो वो अल्टरनेटिव हमने ऑलवेज चूज़ करना चाहिए, और नहीं है तो हमने सोचना चाहिए कि और क्या बेटर हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं मेन चीज़, इनफ्लो ऑफ फंड और आउटफ्लो या यूजेस ऑफ फंड। इनफ्लो ऑफ फंड में जनरली दो टाइप के फंड्स आते हैं, शॉर्ट टर्म फंड और लॉन्ग टर्म फंड। शॉर्ट टर्म यानी जो 12 महीने से कम वाले हैं, और लॉन्ग टर्म जिनका यूसेज 12 महीने यानी 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए होता है। शॉर्ट टर्म फंड में कुछ फाइनेंसेस की चीज़ें आती हैं, जिसमें आता है ट्रेड क्रेडिटर्स आ सकते हैं, लोन्स आ सकते हैं शॉर्ट टर्म, बैंक लोन्स आ सकते हैं, सीसी लिमिट, सीसी ओडी, इस प्रकार की लिमिट्स आ सकती हैं, या बिजनेसमैन के पास अगर कुछ सेविंग्स है तो वो भी इसमें आ सकती है। और लॉन्ग टर्म फंड में अगर हम देखें तो जिसमें कि लॉन्ग टर्म लोन्स आ सकते हैं कि जो 12 मंथ से ज़्यादा के हो, कुछ टर्म लोन्स आ सकते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के फाइनेंसेस आ सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आ सकते हैं, डिवेंचर्स आ सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें लॉन्ग टर्म फंड में आती हैं। जिस फंड को बहुत सारे फंड्स के बीच में कंसिडरेशन करते समय कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें पहला आता है कॉस्ट। हमें वो देखनी चाहिए कि हमारे जो भी कॉस्ट है हमारे फंड की वो कम से कम होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है कंट्रोल डाइल्यूशन। तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि हमारे बिजनेस का कंट्रोल ज़्यादा डाइल्यूट ना हो। जैसे हम मान लीजिए कोई कंपनी में अगर इक्विटी ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें कंट्रोल डाइल्यूट करना पड़ता है, और ये लॉन्ग टर्म में हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट देता है। तीसरा पॉइंट आता है कमिटमेंट टर्म्स। अब बहुत सारे फंड्स में कुछ इस प्रकार की कमिटमेंट रहती है कि हम हमारे जो डिजायर्ड पर्पस है उसके लिए हम सही तरीके से उस फंड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये भी बिजनेसमैन को ये फंड लेते समय ध्यान रखना चाहिए। चौथा पॉइंट आता है पार्किंग ऑफ फंड फॉर टेम्पररी पीरियड। तो कभी कभी ऐसा रहता है कि हम इमीडिएट उस फंड को यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो हमें वो भी देखना चाहिए कि क्या क्या अल्टरनेटिव्स है कि जहां हम वो फंड टेम्पररी पीरियड के लिए पार्क करें, ताकि उसका कॉस्ट का इम्पैक्ट हम हमारे ऊपर कम कर सकते हैं। और पांचवा पॉइंट आता है कीप कंटिजेंसी प्लान रेडी। अब बहुत बार क्या रहता है कि हम एक किसी स्पेसिफिक फंड के ऊपर, सोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, और कभी अगर वो सोर्स नहीं रहा तो हम टोटली हमारा प्लान कोलैप्स हो जाता है। तो हमें इसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। फंड को यूज़ करते समय हमें कुछ प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हमें लॉन्ग टर्म फंड से ही फाइनेंस करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम शॉर्ट टर्म फंड से फाइनेंस करेंगे तो हमारे क्रेडिटर बार बार पेमेंट के लिए हमें कॉल करेंगे और हमारा ध्यान बिजनेस से हटकर इसके रीपेमेंट की तरफ चले जाएगा। इसके बाद का पॉइंट आता है कि हमें शॉर्ट टर्म पर्पस को शॉर्ट टर्म फंड के साथ फाइनेंस करना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म पर्पस में भी कुछ लेयर रहती है जो परमानेंट रहती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पता है कि कुछ पर्टिकुलर अमाउंट की इन्वेंट्री आपके गोडाउन में ऑलवेज या आपके शॉप में ऑलवेज रहती है। साथ ही साथ कुछ पर्टिकुलर पीरियड तक कुछ पर्टिकुलर अमाउंट के डेटर्स ऑलवेज वैसे ही रहते हैं। तो इस परमानेंट लेयर को फाइनेंस करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म फंड का यूज़ करना चाहिए। के बाद का पॉइंट आता है जिसमें कि हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि रेवेन्यू जो हम जनरेट कर रहे हैं वो ऑलवेज कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। आउटफ्लो ऑफ फंड में जनरली दो टाइप के डिसीजंस आते हैं, एक आते हैं लॉन्ग टर्म और दूसरा आता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म को जनरली हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग,
और शॉर्ट टर्म को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। जब हम लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते हैं जिसको हम कैपिटल बजटिंग बोलते हैं, तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि आज जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें जो इसका रिटर्न जो मिलने वाला है वो 2, 4, 8 या 10 साल के बाद मिलता है, तो दोनों की वैल्यू इक्विवेलेंट नहीं हो सकती। तो हमें दोनों की वैल्यू इक्विवेलेंट करने के लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ता है, जिसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, जिसमें कि हमें 10 साल बाद 4 साल बाद जो भी हमें रेवेन्यू मिलने वाला है उसको हमें आज की डेट पे डिस्काउंटिंग करके लाना पड़ता है। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर ये रहता है कि मान लीजिए कि मार्केट में हमें रिस्क फ्री रिटर्न, यानी मान लीजिए आप कोई बैंक में एफडी कर रहे हैं तो जो रिटर्न मिल और आप ये बिजनेस करने के लिए जो रिस्क लेते हैं उसका एक प्रीमियम उसमें ऐड करना पड़ता है। वो हम मान लेते हैं 8% है और एफडी का रिटर्न 6% है, तो 8 + 6 मीन्स 14% से आपको उसको डिस्काउंटिंग करना है, यानी उसकी वैल्यू कम करना है और आज की वैल्यू पे उसको लाना है। वो लाने के बाद आप दोनों वैल्यू को कंपेयर करोगे और आप देखोगे कि आपका डिसीजन फेवरेबल है या नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है शॉर्ट टर्म यूज़। शॉर्ट टर्म यूज़ में हमें दो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना चाहिए। पहला पॉइंट आता है वर्किंग कैपिटल साइकिल और दूसरा पॉइंट आता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल साइकिल का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल से हम शुरुआत करते हैं, उसके बाद वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, उसके बाद हम सेल करते हैं, सेल से वो डेटर में कन्वर्ट होता है और फाइनली वो उसका पैसा रियलाइज होता है। तो ये पूरी साइकिल को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। किसी भी बिजनेस की जितनी वर्किंग कैपिटल साइकिल ये छोटी होती है उतना ही उसके लिए ये बेनिफिशियल रहता है। सेकंड पॉइंट आता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में बिजनेसमैन को ये देखना पड़ता है कि जो हमारी वर्किंग कैपिटल की जो साइकिल है इसको फाइनेंस किस तरीके से किया जाए। इसको फाइनेंस करने की जनरली 3 रास्ते होते हैं। एक तो हम हमारे खुद के फंड से फाइनेंस कर सकते हैं। सेकंड आता है कि हमारे जो ट्रेड क्रेडिटर्स है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट दे तो भी हम उसको फाइनेंस कर सकते हैं। और तीसरा आता है कि जिसमें हम किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ओडी या सीसी के रूप में लोन ले पाए। तो अब ये तीसरा जो पॉइंट आता है, ओडी या सीसी के रूप में लोन लेते समय बिजनेसमैन को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो लोन का जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में उसका रिटर्न ऑलवेज ज़्यादा होना चाहिए उसकी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल हम ये लोन लेने के पहले जो प्रॉफिट कमा रहे थे वो था 1 लाख रुपीज़, और आज अगर हम ये लोन लेने के बाद अगर हम कमा रहे हैं 1,20,000 और इसके लिए हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 8,000, तो नेट हमें 12,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये कैलकुलेशन ऑलवेज हर बिजनेसमैन के पास होना चाहिए। अगर शॉर्ट में सम अप करना चाहे तो हर बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए कुछ फंड के सोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो ये बिजनेसमैन को ध्यान देना चाहिए कि मैं कौन से सोर्सेज से फंड लाऊं जिसमें कि जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल हो और इसका यूटिलाइजेशन मैं किस तरीके से अच्छे से करूं जिससे कि मैक्सिमम रिटर्न मैं जनरेट कर पाऊं और मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल हो पाए। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे से जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.wisdomplus.in। थैंक यू।